प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस की BSTC की क्लास में। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जाना था, जिसमें अपन ने शुरुआत की थी बागोर और तिलवाड़ा से। फिर अपन ने कालीबंगा के बारे में जाना था। फिर अपन ने आहड़ को देखा था, आहड़ के साथ में गणेश्वर सभ्यता को देखा था। उसमें एक हमारी रह गई थी बैराठ की सभ्यता। तो बैराठ की सभ्यता को आज करते हैं पूरा। अब बैराठ मैंने बताया था आपको, यह एक लोहयुगीन सभ्यता है। लोहयुगीन सभ्यता है मतलब इस समय में के अंदर लोहे का इस्तेमाल मानव ज़्यादा करने लग गया था। तो इस स्थान का दोस्तों प्राचीन काल में बड़ा महत्व था। अब यह लोहयुगीन सभ्यता का एक स्थल था। लोहयुगीन सभ्यता के बारे में जैसे मैंने बताया था कि आदि मानव जो था वो लोहे का इस्तेमाल भी करने लगा था अपने जीवन में। लोहे के उपकरण, लोहे के औजार भी बनाने लगा था। अब दोस्तों, जो बैराठ है यह प्राचीन काल के अंदर, महाभारत के अंदर इस स्थान का भी विवरण हमें मिलता है। महाभारत काल के अंदर इस स्थान पर विराट राजा का शासन था और इस राज्य का नाम क्या था? मत्स्य। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। और यहाँ शासन कौन करते थे? विराट राजा। अब दोस्तों, ऐसा महाभारत में अंदर बताया गया है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास काल का अंतिम वर्ष राजा विराट के यहीं बिताया था, जिसमें वो छद्म वेश में थे। तो दोस्तों, यह पौराणिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर। आज जो है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। आज का नाम इसका क्या है? बैराठ। स्थान कहाँ पर है इसका? जयपुर। स्थान कहाँ पर है इसका? जयपुर। अब ये किस नदी के किनारे है? तो नदी यहाँ आती है बाण गंगा। नदी कौन सी आती है? बाण गंगा। यह ध्यान रखना है कि बैराठ नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बाण गंगा के किनारे स्थित है। अब दोस्तों, इसकी जो खोज की थी, इसके जो खोज करता थे वो थे कैप्टन बर्ट ने 1837 में इस स्थान की खोज कर डाली थी। 1837 में। लेकिन इस पर कोई विशेष शोध कार्य हुआ नहीं था। उसके बाद 20वीं शताब्दी में यहाँ उत्खनन का कार्य संभाला था अपने दयाराम साहनी ने। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। अब ये याद रखना है, 20वीं शताब्दी में इसका उत्खनन किया गया था और उत्खनन करता कौन थे? दयाराम साहनी। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये जो बैराठ है, यहाँ पर हमें 4 पहाड़ियाँ मिली है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे परीक्षा में एक बार सवाल पूछा गया था कि बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो बैराठ में स्थित है। तो इस स्थान में हमें 4 पहाड़ियाँ मिली है। सबसे पहली बीजक की पहाड़ी, दूसरा है भीम जी की डूंगरी। भीम जी की डूंगरी। दोस्तों, डूंगरी शब्द जो है ना, यह छोटे पहाड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत दफे सुना होगा, देखा भी होगा कि छोटी पहाड़ियाँ जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? डूंगरी। अब तीसरा यहाँ पर था मोती डूंगरी, तो जयपुर में बहुत एक प्रसिद्ध स्थल है, जयपुर डूंगरी। और अंत में आ जाता है महादेव जी की डूंगरी। और इसमें जो मुख्य रूप से उत्खनन कार्य हुआ वो कहाँ पर हुआ? बीजक की पहाड़ी में। अब यहाँ की जो सभ्यता हमें पाई गई है वो कौन सी पाई गई है? ग्रामीण सभ्यता। ये बात ध्यान रखनी है कि बैराठ के अंदर हमें किस प्रकार की सभ्यता मिली है? ग्रामीण सभ्यता। हमने जो अभी तक सभ्यताएं पढ़ी है उसमें हमें सिर्फ एक नगरीय सभ्यता मिली है, वो कालीबंगा की, जहाँ का नगर नियोजन विश्व में एक अलग ही पहचान रखता है। तो यह जो सभ्यता थी बैराठ की, यह कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। अब दोस्तों, इस स्थान पर हमें 2 महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं जो हमें मौर्य काल में सम्राट अशोक की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
दोस्तों इस स्थान से हमें मौर्य काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली थी। इस स्थान से हमें दो महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, एक भाब्रू शिलालेख और दूसरा एक खंडित शिलालेख है जो अलग अलग स्थानों पे है। अब भाब्रू जो शिलालेख है इससे हमें सम्राट अशोक की धार्मिक आस्था के बारे में पता चलता है। सम्राट अशोक की धार्मिक आस्था, सम्राट अशोक जो थे यह बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और ये बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए यहाँ बताए गए हैं। दोस्तों मौर्य काल के अंदर सबसे प्रतापी शासक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की धार्मिक आस्था का हमें पता कहाँ से चलता है? भाब्रू शिलालेख से। और भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला है हमें? बेराट में। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी हमें किससे पता चलती है? भाब्रू शिलालेख से। अब एक व्यक्ति और हुए थे हेवेन सॉन्ग। हेवेन सॉन्ग यह एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थी जो 7वीं शताब्दी में भारत के भ्रमण पर आए थे। इन्होंने क्या है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत आके इकट्ठा की थी। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक शी यू की का अर्थ जो है वो है पश्चिम की दुनिया। इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के बेराट का उल्लेख किया है। उन्होंने ये बताया कि बेराट के अंदर 8 बौद्ध मठ स्थित थे। हेवांग सेंग ने शी यू की पुस्तक जो इन्होंने अपने घर जाके लिखी थी, शी यू की का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम की दुनिया। इसमें यह बताया है कि बेराट के अंदर 8 बौद्ध मठ स्थित थे। अब इन्होंने राजस्थान के एक और स्थल की यात्रा की थी, वो था श्रीमाल। वो था श्रीमाल। अब पहले मैंने बताया था आपको कि भीनमाल जो आज जालोर जिले में स्थित है, भीनमाल, उसका प्राचीन काल में नाम क्या था? श्रीमाल। श्रीमाल के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। उस समय वहाँ पर गुज्जर प्रतिहारों का शासन था, तो उनके राजा के बारे में उन्होंने बताया है कि बहुत ही समृद्धशाली राज्य है। अब एक सवाल पूछा गया था कि हेवेन सॉन्ग ने श्रीमाल को या भीनमाल को नाम क्या दिया था? तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसका दिया था नाम पीलो मोलो। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? पीलो मोलो या भीला माला। भीनमाल को इन्होंने हेवेन सॉन्ग ने नाम क्या दिया था? पीलो मोलो या भीला माला। ये दोस्तों याद ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। यह बेराट की इन्होंने यात्रा की थी, इसीलिए मैंने साथ में बता दिया। अब दोस्तों इसमें इस बेराट स्थल की प्राचीन काल में एक हूण शासक मिहिर ने इसको क्या है नष्ट कर दिया था। जो बेराट है, बेराट की खुदाई में हमें करीबन 36 मुद्राएं मिली हैं। 36 मुद्राएं, जिसमें से 8 भारतीय हैं और 28 यूनानी हैं। 36 मुद्राएं मिली है जिसमें से 8 भारतीय और 28 यूनानी है। अब इस स्थान को ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि इस स्थान को नष्ट किया था एक हूण आक्रांता ने। एक हूण आक्रांता ने इस स्थान को नष्ट किया था, जो था मिहिर। हूण आक्रांता मिहिर द्वारा यह स्थान नष्ट कर दिया गया था। अब दोस्तों खुदाई के दौरान यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और पता चली थी कि यहाँ पे एक मुगल काल की टकसाल भी थी। मुगल काल की टकसाल। टकसाल जो होती है वो स्थान होता है जहाँ पर हम सिक्कों का निर्माण करते हैं। जैसे वो स्थान जहाँ सिक्के सरकार के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, वो कहलाता है टकसाल। तो दोस्तों यह तो हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बेराट के बारे में। बेराट कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा के स्थित। इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। और यहाँ पे खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसके बाद कुछ किसकी विशेषताएं देखिए, महाभारत काल में यह स्थान महत्वपूर्ण था। इसके बाद यहाँ भाब्रू शिलालेख हमें मिला है। यहाँ पे हेवेन सॉन्ग ने अपनी यात्रा का ब्यौरा लिखा था। और इसके बाद यहाँ यूनानी सिक्के और हूण आक्रांता मिहिर द्वारा इस स्थान को नष्ट किया था। तो दोस्तों यह तो बातें हुई बेराट के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण
लो युगीन सभ्यताएं जिनके बारे में राजस्थान में पता चला है वो कौन कौन सी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अन्य लो युगीन सभ्यता स्थल जो राजस्थान में मिले हैं, एक है नोह, ये कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में। नोह जो भरतपुर जिले में स्थित है। इसके बाद दूसरा आता है अपना सुनारी, दूसरा आता है अपना सुनारी जो झुंझुनू जिले में स्थित है। और तीसरा दोस्तों बेराट के पास ही आता है जोधपुरा, जोधपुरा जो जयपुर जिले में स्थित है। अब इस जोधपुरा के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि जोधपुर और जोधपुरा ये दोनों अलग अलग स्थान हैं। यह जोधपुरा जो है यह जयपुर के अंदर एक पुरातात्विक स्थल है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपनी राजस्थान की पुरातात्विक स्थल या राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं होता है पूरा। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं थी जिनसे सवाल आने की उम्मीद रहती है वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम आते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक काल में। अब अभी हमने पढ़ा था बेराट, बेराट से पहले की जो कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर, आहड़ वो सब कल के लेक्चर में हम पूरी कर चुके थे। अब एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इतिहास का अध्ययन होता है इसमें कुछ कालखंड निर्धारित किए हुए हैं। जो अभी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन हमने किया था उन प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन को हम प्रागैतिहासिक काल के तहत पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल होगा इतिहास का जब मानव ने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था और हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है जो उस समय के इतिहास को हमें बताए। हमने जो कुछ भी जाना वो खुदाई से जो वस्तुएं हमको मिली थी, जैसे सिक्के हैं, मृद भांड है, औजार है, उपकरण है, उन्हीं के आधार पे हमने क्या है इतिहास की कल्पना की या इतिहास की कहानी को गढ़ा था। अब इतिहास का वो काल जब मानव ने क्या है पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और अपने बारे में कोई ग्रंथ की रचना कर रहा है, कुछ ऐसा लिखित स्रोत छोड़ रहा है, तो वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। इतिहास की वास्तविक परिभाषा भी यही है कि जब से मानव ने लिखना शुरू कर दिया था। अब एक और बात है कि इन दोनों के मध्य भी एक काल आता है आद ऐतिहासिक काल। मतलब इन दोनों के मध्य अब है क्या कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अब हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता मिली है जहाँ से हमको लिखित स्रोत तो मिले हैं, लेकिन उन लिखित स्रोत को अभी तक हमें पढ़ने में नहीं आया, उनको अभी तक हम पढ़ के समझ नहीं पाए। तो ऐसा इतिहास का काल जहाँ पर लिखित स्रोत तो हमें मिला है लेकिन उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए। तो मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता जब पढ़ाई थी तब ये बताया था कि हमें वहाँ से कुछ मोहरे मिले और मोहरों पे कुछ चित्र से बने हुए हैं, लेकिन उन चित्रों का अर्थ जो है अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता तो थी वो जो लिपि इस्तेमाल करती थी उसे चित्रांक लिपि कहते हैं या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। अब बात यह रही कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित स्रोत तो है हमारे पास, जो मोहरें हैं उन पे कोई ना कोई मानव का संदेश लिखा हुआ है, कोई ना कोई बात उन पे लिखी हुई है, लेकिन उन चित्रों का अर्थ अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं हुआ। तो इतिहास का ऐसा काल जब लिखित स्रोत तो है लेकिन उन्हें अभी तक हम समझ नहीं पाए। तो इतिहास का जो है प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल स्पष्ट है। अब हम राजस्थान का ऐतिहासिक काल को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके नाम ध्यान रखने, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, पर्यटन में भी पूछ लिए जाते हैं, इतिहास में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे राजस्थान के उत्तरी भाग में जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिला है वहाँ पर यौधेय जनपद का शासन था प्राचीन काल में। तो अर्थवार में इस यौधेय का नाम क्या है? गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र। इसके नीचे आता है बीकानेर का क्षेत्र, बीकानेर का नाम था जांगल प्रदेश। अभी हमने देखा था कि कुरु जांगला जो था वह बीकानेर के क्षेत्र को ही प्राचीन काल में जनपद काल में नाम दिया गया था, तो इसका बाद में नाम पड़ा था जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश किसका नाम था? बीकानेर क्षेत्र का। इसके बाद जो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र था इसका प्राचीन काल में मांड
या वल्ल प्रदेश, वल्ल प्रदेश, वल्ल प्रदेश यह नाम था। अब नीचे अपने शिरोई, शिरोई में आबू का जो क्षेत्र था, यहाँ जो परमारों ने अपना शासन स्थापित किया था, तो इसमें अर्बुद, प्राचीन काल में इस क्षेत्र का नाम क्या था? अर्बुद। अब सीवी जनपद के बारे में हम कई बार बात कर चुके थे। मेनांडर ने अपना जो शासन स्थापित किया था वो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका पर अधिकार प्राप्त करके किया था। तो सीवी जो जनपद था यह अरावली का पर्वतीय क्षेत्र या आज वर्तमान समय में मेवाड़ का क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों का क्षेत्र आता था। इसके पास ही एक आएगा अपना कांठल। कांठल जो क्षेत्र था आज प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्र है, यह प्राचीन काल में क्या कहलाता था? कांठल। कांठल की गंगा पर एक सवाल भी पूछा जाता है कि कांठल की गंगा कौन सी नदी है? मालो जाति जो थी यह वर्तमान में टोंक, अजमेर, झालावाड़ के कुछ क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। इसके बाद अपना आता है सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य बड़ा महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा भी गया है। अब यह जो सांभर झील के आसपास का क्षेत्र था यह क्या कहलाता था प्राचीन काल में? सपाद लक्ष्य। अब हम आगे देखेंगे कि चौहानों ने जब अपना राजवंश स्थापित किया तो सबसे पहले इसी सपाद लक्ष्य क्षेत्र में जो सांभर झील के आसपास का क्षेत्र था उसमें स्थापित किया था। इस क्षेत्र को शाकंभरी भी कहते हैं। तो शाकंभरी हो या सपाद लक्ष्य हो, इसको सांभर के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। अब इसी के पास में अपना अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर जो प्राचीन काल में कहलाता था, आज ये नागौर के नाम से जाना जाता है। अब पूर्वी राजस्थान के अंदर था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर और जयपुर के कुछ भाग में फैला हुआ था। तो दोस्तों यह कुछ प्रमुख जनपद थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन सब के नाम और वर्तमान नाम हमें ध्यान रखने हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत किस राजवंश से थे और राजपूतों ने किस किस राजवंश की स्थापना की थी राजस्थान में। धन्यवाद।